तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये एबीपी न्यूज पर पहला ओपिनियन पोल जारी है और आज इस ओपिनियन पोल का दूसरा हिस्सा पार्ट 2 आप देख रहे हैं, जिसमें आज कुल 223 लोकसभा सीटों का पूरा लेखा जोखा आपके सामने आने वाला है। शुरुआत हम कर चुके हैं, पंजाब का नंबर आपके सामने था और अब आगे बढ़ेंगे उस अगले राज्य की ओर जिसका आंकड़ा आपके सामने रखने की तैयारी कर चुकी हैं हमारी सहयोगी दीपा डेटा सेंटर से हमारे साथ मौजूद हैं। रुक करते हैं दीपा का। बिल्कुल रोमाना, देखिए महाराष्ट्र की बात हम करेंगे, महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आंकड़ा पंजाब का दर्शकों के सामने एक बार फिर से रख दें। ओपिनियन पोल में क्या निकल करके सामने आया है वो आंकड़ा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए पंजाब का ओपिनियन पोल है, कुल सीटें 13 यहाँ पर हैं, 0 से 2 सीट बीजेपी को यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी को 5 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, शिरोमणि अकाली दल को 0 से 2 सीट और अदर्स का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। किसको कितनी सीटें 13 और उसमें बीजेपी, कांग्रेस, आप, शिरोमणि अकाली दल का ये डेटा आपके सामने। और अब बारी है अगले राज्य की और वो राज्य है महाराष्ट्र। और बात महाराष्ट्र की अब करने जा रहे हैं। देखिए बांद्रावली से लिंक पर मेरी मौजूदगी है, बहुत खूबसूरत ये नज़ारा और इसी नज़ारे को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया है, देखिए पीछे आप देख रहे हैं, मेरे पीछे गेटवे ऑफ इंडिया है जिसको आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं इसका दीदार करने के लिए। अब आइए आंकड़ों की बात हम कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कुल सीटें हैं 48 और किसको कितनी सीटें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल में वो आपको जल्दी से हम बता दें। महाराष्ट्र का ये ओपिनियन पोल, एनडीए को 37% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 41% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अदर्स के खाते में 22% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल सीटें 48 और ये देखिए आप वोट शेयर किसको कितना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे ओपिनियन पोल में 37% एनडीए और एमवीए को 41% वोट शेयर जाता हुआ और अन्य के खाते में जाता हुआ 22% वोट शेयर। लेकिन यही वोट शेयर अगर सीटों में कन्वर्ट होगा तो किसको कितनी सीटें यहाँ पर मिलेंगी, जो लोगों से बस सवाल के जरिए या फिर अंदाजा लगा के उसके बाद जो आंकड़ा सामने निकल करके आया है वो आपके सामने। ये देखिए आप, ये सीटें आपके सामने रखते हुए कुल सीट 48 महाराष्ट्र में और एनडीए को 19 से 21 सीट मिलती हुई, महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, अदर्स के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल सीट महाराष्ट्र में 48 और एनडीए को 19 से 21 सीटें, महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीट और साथ ही अदर्स के खाते में 0 से 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल है, किसको कितनी सीटें यहाँ पर दिखाई दे रही है मिलती हुई, ये आंकड़ा सामने हमने रखा। रोमाना, तो ये आंकड़ा बड़ा है और ये आंकड़ा बता रहा है कि अच्छी खबर बीजेपी के लिए नहीं आ रही है, क्योंकि एनडीए को यहां पर बड़ा झटका लग रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को बड़ा झटका, महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन आगे। सी वोटर के सर्वे के आंकड़े यही बता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एनडीए के मुकाबले महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन को 26 से 28 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी गठबंधन 19 से 21 सीटों में सिमट सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर। 7 राज्यों में बीजेपी गठबंधन 100 के पार, अभी तक के सर्वे की ये भी बड़ी तस्वीर आपके सामने है। और जल्दी से आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान, राजनीतिक मेहमान इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं आनंद दुबे जी प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले संजय निरुपम जी, ये तो एक अच्छी खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह, फैक्टर क्या मान रहे हैं? इसके 3 कारण हैं महत्वपूर्ण तौर पे। पहला कारण तो ये साफ साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से दलों को तोड़ करके, दल बदल करके सरकार बनाई गई है, उसकी वजह से लोगों में नाराजगी है। एक दूसरी बात, दूसरा कारण है सरकार जिस तरीके से काम कर रही है। सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है महाराष्ट्र में इस समय। एक किसी तरीके से एमएलए की सदस्यता बचाने के लिए एक धड़पकड़ चल रही है और मतलब लूट मची हुई है। कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से जिस तरीके के डेवलपमेंट के नाम पे जो लूट हो रही है, वो लूट सबको दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। जो जहां पर जो कृषि क्षेत्र है हमारा, जहां किसान है, शेतकरी जिनको हम यहां पर कहते हैं, उन क्षेत्रों में, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त असंतुलन है विकास का और लोगों में भयंकर नाराजगी है। और आखिरी बड़ी बात महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं आपको कि जो आंकड़ा अभी आपके सर्वे आ रहा है, यह भी अधूरा है। इतनी सीटें भी एनडीए को मिलेगी नहीं।
अगर फाइनल रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है कि एनडीए कहीं 5 से 10 के बीच जाकर रुक जाएगी और 30 और 40 के बीच में ये एनडीए की सीटें होंगी, यानी कांग्रेस और उसके सहयोगियों का एक जबरदस्त ये आपका आकलन हो गया। हम इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से जैसे, ठीक है सर, ठीक है, बीजेपी की तरफ से जैसे ही मेहमान आएंगे उनसे इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। और इस बीच जरा ग्राउंड पर दर्शकों को लेकर चलते हैं। मृत्युंजय हमारे सहयोगी महाराष्ट्र मुंबई में मौजूद हैं और जरा जानते हैं मायानगरी के लोग इस आंकड़े को कैसे देख रहे हैं। जो सर्वे का आंकड़ा ये बता रहा है कि एनडीए महाराष्ट्र में पिछड़ जाएगा और जो एमवीए है महाविकास आघाड़ी उसको बढ़त मिलेगी। रोमाना, निश्चित तौर पर देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति तो पूरे देश में सभी के सामने है कि खिचड़ी राजनीति हो गई है। एनसीपी का एक धड़ा सत्ता पक्ष में है तो वही एनसीपी का एक धड़ा विपक्ष में है। शिवसेना का भी यही हाल है, पिछली बार के चुनाव के मुताबिक आधे सत्ता में है तो विपक्ष में है। तो उसके बाद से देखा जाए, जब से एनसीपी में खास करके दो गुट हुए हैं, कोई लिटमस टेस्ट हुआ नहीं है, तो ये पता नहीं चलेगा कि किसका वोट किसको जाएगा। फिर भी हमारा जो ओपिनियन पोल आया है उसके मुताबिक यहाँ पर बीजेपी एनडीए को नुकसान है, काफ़ी कम सीटें आ रही हैं। लेकिन क्या लोग ऐसा सोचते हैं? सर, हमारा जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक महाराष्ट्र की 48 में से बीजेपी गठबंधन को 19 से 21 और इंडिया गठबंधन को जो यहाँ एमवीए है वो 26 से 28। आप क्या मानते हैं, किसका माहौल है 2024 में? नहीं, 2024 में ऐसा देखें तो बीजेपी का ही माहौल है। मतलब इन लोग का गठबंधन है, एनसीपी और शिवसेना के साथ के गठबंधन है, मगर मेन तो पार्टी बीजेपी है। और बीजेपी का आपने देखा अभी विधानसभा के तीनों राज्यों में काफ़ी अच्छा खासा वोटिंग है। ऐसा ही सेम महाराष्ट्र में होगा। बीजेपी महाराष्ट्र में अच्छे आप क्या महसूस करते हैं? यहाँ एमवीए 26 से 28 सीटें महाराष्ट्र में जीतती दिख रही है। देखिए, महाराष्ट्र में तो एक तो खिचड़ी सरकार फिलहाल में विधानसभा लेवल पर बनी हुई है। एनसीपी और शिवसेना दोनों में बंदरबाट मचा हुआ है। और लेकिन मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया हुआ है कि जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो विधानसभा स्तर का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी मोदी जी को जाने वाला है, वो निश्चित है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम हुआ है कि डेफिनेटली 2024 में मोदी सरकार ही चुनकर आने वाली है। क्या महसूस करते हैं? 26 से 28 इंडिया गठबंधन यानी एमवीए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और 19 से 21 बीजेपी, क्या माहौल लगता है आपको 2024 का? माहौल तो हमारे मोदी जी का ही है इस समय, क्योंकि श्री राम मंदिर बनने वाला है। उसके प्लस में माहौल तो पूरी तरह मोदी जी का ही है, बीजेपी का ही है। तो राम मंदिर को एक बहुत बड़ा फैक्टर मान रहे हैं। आप क्या महसूस करते हैं 2024 में माहौल किसका है? मोदी जी का ही है, मोदी जी। यहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट है, शरद पवार हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। उस पर मोदी जी का ही है, आएगा। अच्छा, आप क्या महसूस करते हैं लोकसभा चुनाव जब होगा तो क्या वोटिंग पैटर्न बदल जाता है? किसका माहौल है 2024 में? जब वोटिंग होता है तो सबके दिमाग में कुछ अलग अलग आ जाती है, तो हो सकता है कि इसमें चेंजेस होने जैसा है। अच्छा, आप क्या महसूस करते हैं कि जो आंकड़े हैं 26 से 28 एमवीए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और 19 से 21 एनडीए, आप क्या फील करते हैं? एकदम सही आंकड़े ये, क्योंकि जिस तरह महाराष्ट्र में एकदम छिछुआ लेदर हुआ है विधानसभा चुनाव के बाद से, यानी कौन कहाँ है कौन किधर है कुछ पता नहीं है। जो सबसे छोटा गट है आज वो विधानसभा में नेता है, एक नाथ शिंदे साहब, और जो सबसे बड़ा गुट है उनका उप मुख्यमंत्री है। तो महाराष्ट्र में यानी कुछ भी अनिश्चित है और जो आपके आंकड़े वो सटीक है। आप क्या मानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव आता है तो वोटिंग पैटर्न किस तरफ जाते हुए दिखता है? तब कौन आएगा? तब मोदी जी का चेहरा सामने आएगा या फिर जो यहाँ राज्य में राजनीति चल रही है, एनसीपी दोनों तरफ है, आधे आधे, शिवसेना बटी हुई है, बड़ी पार्टी बीजेपी जीती थी लेकिन वो उसका सिर्फ उप मुख्यमंत्री है। आप क्या महसूस करते हैं? मैं ये महसूस करता हूँ कि बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मोदी ही आएंगे और जो एनडीए की सरकार सत्ता में वापस आएगी। 2024 में किसका माहौल आप मानते हैं? केंद्र में मोदी सरकार ही रहेंगे और एक बार फिर मोदी सरकार 2024 में सरकार बनाएगी अपना बहुमत से। देखिए, यहाँ तो अधिकतर लोग मानते हैं कि पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा फैक्टर है। और निश्चित तौर पर ये भी लोग मान रहे हैं कि यहाँ तो ऐसी स्थिति आ गई है कि कौन किसके साथ है, वोटिंग पैटर्न कहाँ कैसे होगा। लेकिन एक बड़ा फैक्टर इन सब के बीच में पीएम मोदी का चेहरा आता है। लेकिन बड़े दिलचस्प यहाँ आंकड़े हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र में एमवीए को यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को ज्यादा सीटें इस ओपिनियन पोल में मिलती दिख रही हैं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा आंकड़ा दिखा देते हैं और पिछले 2 चुनाव का आंकड़ा दिखाते हैं और साथ ही ओपिनियन पोल अभी जो वोट शेयर को लेकर बता रहा है आंकड़ा वो भी आपको दिखाते हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 2019 लोकसभा में वोट परसेंटेज कितना रहा था एनडीए एमवीए को, वो आप देख रहे हैं। और 2019 में ही विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हुए थे, उस वक्त विधानसभा चुनाव में एनडीए और एमवीए का वोट परसेंटेज क्या रहा था वो आंकड़ा भी आपके सामने है। और ऐसे में अब ओपिनियन पोल का यह आंकड़ा जिसमें नजर आ रहा है कि एनडीए को 2019 लोकसभा चुनाव और 2019 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 24 लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा और काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। 37% वोट शेयर आकर टिक गया है एनडीए का।
महाविकास आघाड़ी को फायदा मिल रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में जो 32% वोट शेयर था, 2019 विधानसभा चुनाव में जो 1% बढ़ोतरी के साथ 33% पर पहुंचा। ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है कि वो 24 लोकसभा चुनाव में 41% पर पहुंच सकता है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राम कदम जी भी इस वक्त मौजूद हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। सर, ये तो नुकसान हो रहा है एनडीए को, आंकड़ा ये कह रहा है सी वोटर का। देखिए, ओपिनियन पोल इसके पूर्व भी कई बार आए और आने के बाद जब भी चुनाव हुए, चुनाव के पश्चात समूचे देश ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका, कि पहले ऐसे व्यक्ति कि जिन्होंने एक दिन की भी अपने निजी जीवन के लिए छुट्टी नहीं ली, जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं ली, प्रधानमंत्री है तब भी नहीं ली, और पूरे विश्व में भारत की जो छवि उभरी है, इस बात को लेकर के जो पूरे देश में मोदी जी के प्रति एक ऐसा भाव है कि यही व्यक्ति भारत को विश्व गुरु करके पूरे विश्व में स्थापित कर सकता है। इसके लिए इसके पूर्व भी जो भी आंकड़े आए, उन आंकड़ों के ऊपर उठ करके लोगों ने चुनाव में मतदान किया और मोदी जी के चेहरे को देख करके विश्वास लोगों ने जताया। ये पहला बिंदु। अब दूसरा बिंदु हम देख लें कि राजस्थान की बात हो रही थी, मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, छत्तीसगढ़ की बात हो रही थी। अब सारे चुनावी पोल, आप यदि विगत चुनावी पोल को अगर आप अध्ययन करें तो वे सारे पोल भी जब चुनावी नतीजे सामने आने के बाद एक ऐसी बात सामने आई कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का जादू चल गया। जब हम कह रहे हैं कि अब की बार 400 से अधिक पार जी, तो ये बात बुनियादी जो सारी पूरे देश की जो व्यवस्था और लोगों का जो मन बना है, उस बात को लेकर के है। कोई भी ओपिनियन पोल होता है, सर, वो 1000, 2000, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आपसे बीच में। राम कदम जी, एक सवाल है आपसे। बिल्कुल सर, आपने जो बात कही ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, लोकप्रियता, उनका कामकाज, इसको लेकर भी हमने आंकड़े दिखाए थे और महाराष्ट्र स्पेसिफिक भी आंकड़े दिखाए थे सर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से महाराष्ट्र की अगर बात की जाए 74% लोग संतुष्ट, और उनमें और राहुल गांधी में डायरेक्ट अगर पीएम चुनने की बात आए तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता में राहुल गांधी के मुकाबले कई गुना आगे। लेकिन यहां ये जो 24 लोकसभा चुनाव में एनडीए को नुकसान हो रहा है सीटों के लिहाज से, वोट शेयर के लिहाज से, और एमवीए को फायदा मिल रहा है, तो दो बातें अभी संजय निरुपम जी गिना रहे थे सर, कि दलों को तोड़ने को लेकर नाराजगी लोगों में है, राज्य सरकार के कामकाज से नाराजगी लोगों में है। तो कोई ऐसा तो नहीं सर कि ये स्थानीय मुद्दे 24 के चुनाव में एनडीए पर भारी पड़ जाएंगे? नहीं, संजय निरुपम जी हमारे मित्र है, पत्रकार रह चुके हैं, उनका विशेष अध्ययन है, पर उनकी एक राजकीय आवश्यकता है, राजनीतिक आवश्यकता है कि वो कांग्रेस के हित की बात करे और बीजेपी का विषय आया तो उसका घोर विरोध करे। तो इसके लिए उनके बातों को अधिक गंभीरता से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के नाते और देश के लोगों ने जो मन बना है, उस दोनों बातों को लेने के बाद उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। एक चेहरा राहुल गांधी का या एक चेहरा खड़गे जी का और उसके बाद यदि हम मोदी जी का चेहरा सामने लेते हैं तो ये दोनों चेहरे, पहले 1000 नहीं, पहले 10,000 आंकड़े भी लिखे जाए तो क्या ये दोनों चेहरे टिक पाएंगे? क्या टिक पाते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। कोई भी ओपिनियन पोल ये पूरे 150 करोड़ 140 करोड़ आबादी में से वो पूरा ओपिनियन पोल नहीं होता। जैसे हम 1000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, कितने सैंपल्स लेते हैं और वो सैंपल्स लेने के बाद उसमें कौन सी विचारधारा के लोग हैं, ये सारी बातें आती है। इसलिए कई बार हमने देखा है कि ओपिनियन पोल, मोदी जी की बात आने के बाद ओपिनियन पोल के भी होश उड़ जाते हैं, उससे कई अधिक अच्छे रिजल्ट इसके पूर्व भी आए हैं। और आने वाले 2024 की बात अगर करूं, ठीक है, तो अविरत कार्यकर्ता श्रम कर रहे हैं। ठीक है सर, पूरी तरह से बूथ की रचना हो चुकी है, ठीक है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है और केवल चुनाव की घोषणा होने की देर है। घोषणा होने के बाद पूरा माहौल बदलता हुआ दिखेगा। आप ही स्वयं कहोगे कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। केवल फर्क होगा कि 400 पार हो रहे, क्या 350 पार हो रहे, यही विषय होगा। तो संजय निरुपम जी, सुना आपने, राम कदम जी कह रहे हैं कहीं कोई टक्कर होगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका चेहरा एक्स फैक्टर बीजेपी के लिए।
देखिए, मोदी जी का चेहरा या मोदी जी की गारंटी वो सब एक अपनी जगह है। आपके पास एक आंकड़ा है जो जमीनी हकीकत बता रहा है, और वो आंकड़ा ये बता रहा है कि एनडीए पिछड़ रही है और एनडीए आगे बढ़ रही है। इसका मतलब महाराष्ट्र के जन सामान्य के बीच इस समय जो एक मानस है वो एनडीए के पक्ष में है। अब राम कदम जी मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, मुझ पर विश्वास नहीं करते, ये उनका विषय हो सकता है, लेकिन जनता के फैसले पर तो विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई गई, जिस तरीके से दलों को तोड़ तोड़ के सरकार बनाई गई, उससे महाराष्ट्र का जनमानस भारतीय जनता पार्टी से भयंकर रूप से नाराज है। और यह नाराजगी इस बार मशीनों में उतरेगी, और यह नाराजगी जब काउंटिंग होगी तो बहुत बड़े पैमाने पर दिखेगी। इसलिए मैं आपके ओपिनियन पोल से यहां तक सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह बहुत ज्यादा सीटें दिखा रहा है। मेरा मानना है 10 से ज्यादा सीटें आपके मतलब बीजेपी और उनके सहयोगी को नहीं मिलेगा। इसमें अजीत पवार के गुट के पास कितनी सीटें होंगी, शिंदे गुट के पास कितनी सीटें होंगी, बीजेपी सचमुच कितनी सीटें लेके आएगी, कहना मुश्किल है। लेकिन याद रखिएगा, बीजेपी 23 एमपी लेके महाराष्ट्र में खड़ी है, और इस महाराष्ट्र में बीजेपी को भयंकर नुकसान हो सकता है आने वाले इलेक्शन में। और यहां मोदी जी का चेहरा भी इनको नहीं बचा सकता, मोदी जी की गारंटी भी नहीं बचा सकती, क्योंकि महाराष्ट्र एक सुसंस्कृत प्रदेश है, महाराष्ट्र एक सभ्य प्रदेश है। यहां पर राजनीति में भ्रष्टाचार और राजनीतिक जो गंदगी है उसको लोग रिजेक्ट करने में विश्वास करते हैं। ठीक है, 30 सेकंड में राम कदम जी आप हाँ बोल दीजिए, उसके बाद में कृष्णा हेगड़े जी के पास चल केवल 10 सेकंड लूंगा। 2.5 वर्षों के कार्यकाल में जिस प्रकार से महाराष्ट्र की लोगों की तिजोरी पर आपने डकैती डाली, लोग तड़प तड़प करके मर रहे थे और 100 करोड़ की वसूली पुलिस के जरिए हो रही थी, ये सारा देश ने देखा है। अब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व त्याग चुके थे और उनके ही लोग अगर आकर मोदी जी पर विश्वास दिखाते हैं तो इसमें कोई आपत्ति की जताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये दलों को तोड़ना, और दलों ने खुद होकर के मोदी जी ही 24 में आएंगे, मोदी जी के साथ जुड़ जाओ, दोनों में अंतर है। तो महाराष्ट्र में मोदी जी पर विश्वास दिखा करके दल हमारे साथ आए हैं, हम किसी को तोड़ने नहीं गए, कोई बालक नहीं हो, वे सारे सुलझे हुए 4-4, 5-5 टर्म के विधायक हैं, स्वयं मंत्री रहे हैं, तो उनको तोड़ना उतनी मामूली चीज नहीं है। निरुपम जी आप भी जानते हैं। खैर, पर आपने राजस्थान के चुनाव के नतीजे देखे होंगे, ईडी का कोई रोल नहीं है, सीबीआई का कोई रोल नहीं है, तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी मेहमान भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या था? ठीक है सर, मैं कृष्णा हेगड़े जी का रुख कर लेती हूँ। शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कृष्णा हेगड़े जी आप ये जवाब दे दीजिए जो बात संजय निरुपम जी कह रहे हैं, क्योंकि ये शुरुआत तो महाराष्ट्र में आप लोगों की पार्टी की तरफ से ही की गई थी ना सर, वो दल को तोड़ना, मतलब इसके कटघरे में तो आप ही लोग खड़े हुए हैं। कहीं ये नाराजगी आपके गुट को तो नहीं उठानी पड़ने वाली है इस बार चुनाव में? रोमाना जी, ये है कि 2019 का जो इलेक्शन हमने लड़ा था वो हिंदुत्व के नाम पे लड़ा था, बाला साहब के आइडियोलॉजी के नाम पे लड़ा था, और मोदी जी को नेता मानकर लड़ा था। और उद्धव जी ने जो उनके खुद के फादर के आइडियोलॉजी है उसे डाइल्यूट कर दिया। लेकिन मैं तभी के कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी और शिवसेना साथ में मिलकर 50% वोट हमने लिया था, और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने लगभग 16% वोट लिया था। तो लगभग 67% वोट हमारे पास है। और ये वोट जो है ये एनसीपी का वोट और बाला साहब के आइडियोलॉजी का और मोदी जी के नेतृत्व का और हिंदुत्व के आइडियोलॉजी का वोट है। तो ये वोट डाइल्यूट नहीं होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी सर्वे सही है, लेकिन फिर भी अगर आप मानते हैं कि आपकी सर्वे सही है तो आज हमारे पास 38 जो है सांसद है, और सामने के उनके पास तो शायद राष्ट्रवादी के पास 3 और कांग्रेस के पास 1 और उद्धव जी के पास 5, तो शायद 9 उनके पास सांसद है। तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वोट्स है ये हमारे लिए बहुत ही ताकतवर है। मोदी जी का जो जलवा है आपने देख लिया है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कि लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है। और ये स्टेट का इलेक्शन नहीं है। स्टेट इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। सभी को चाहिए एक सक्षम नेतृत्व जो लोकहित और जनहित में काम करे, और ये सिर्फ मोदी जी ही दिला सकते। ठीक है सर। तो आनंद दुबे जी, आप देखेंगे जो बात कृष्णा हेगड़े जी कह रहे हैं कि साहब एक तो ये महायुति के पास जो वोटों का कॉम्बिनेशन है, और दूसरा
ये देश का चुनाव होगा, ये मोदी का चुनाव और चेहरा मोदी का। रोमाना जी नमस्ते। सबसे पहले आपके सर्वे को बधाई देता हूं। बहुत बढ़िया सटीक सर्वे एबीपी दिखा रहा है। 2019 में एनडीए को 41 सीट मिली थी और 2024 में एनडीए को 21 सीट मिल रही है। 20 सीटें तो सीधी सीधी कम हो गई हैं। पता नहीं हमारे मित्र कहां से आंकड़े दे रहे हैं। ठीक है, उन्हें उनको मुबारक हो आंकड़े। मैं आपको कुछ समझाता हूं रोमाना। 2019 में 27% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और 21% के करीब वोट शिवसेना को मिले थे। दोनों मिलाकर 48% के करीब मामला बना था। आज आप देखिए कि 37% जो मिल रहा है बीजेपी को, तो क्या ये मानूं कि 27% बीजेपी का वहीं खड़ा है, लेकिन जो शिवसेना उनके साथ थी उसमें से जो ये शिवसेना और ये शरद पवार अपना अजीत पवार जी की गुट है, 5-5% वोट उनके मानूं, या भारतीय जनता पार्टी के वोट घट गए उनके 10-10 मानूं? क्या मानूं? हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि बढ़ा कौन है घटा कौन है। सिंपल सी बात है कि जिस शिवसेना पार्टी को तोड़कर आपने सोचा कि हम बहुत बड़ी शक्ति बन जाएंगे, आज शक्ति आपके पास है नहीं। एक मिनट कृष्णा भाई, एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए। जब आप बोले तो मैं बिल्कुल नहीं बोला। जिस शिवसेना को तोड़कर, जिस एनसीपी को तोड़कर आपने सोचा कि हम बहुत बड़ी महाशक्ति बन जाएंगे, लोग तो आपके साथ आए, जनता आपके साथ नहीं आई, वोट अब परसेंटेज नहीं बढ़ा। और मैं बड़े विश्वास और अदब के साथ रोमाना जी आपके दर्शकों को बता दूं कि 2024 मार्च आते आते ये आंकड़े 10 और 38 में बदल जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, 38 महाविकास आघाड़ी और 10 एनडीए। ये होगा। उसका कारण है कि जिस प्रकार जुमलेबाजी हुई है, जिस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार कथनी करनी में अंतर किया गया है, जनता त्राहि त्राहि कर रही है। कोई चुनाव ये करने को तैयार नहीं है। महानगर पालिका के चुनाव 2-2 साल से पेंडिंग है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के सीनेट के चुनाव पेंडिंग है। बहुत सारे चुनाव लोकल लेवल पे पेंडिंग है। इन्हें पता है सर, आपने अभी ये जो 37% वाला जो वोट शेयर परसेंटेज सामने निकल कर आ रहा है सी वोटर के सर्वे में, उसका जो आंकलन यहाँ पर रखा है कि साहब अगर 27% बीजेपी को जो वोट शेयर मिला था उसको अगर मान लिया जाए कि वो पूरा उसी तरीके से कंसोलिडेट है, तो वो जो 5-5% वाला आपने ब्रेकअप दिया है, राम कदम जी इसी पर जरा एक जवाब तो बनता है सर। क्या माना जाए फिर कि ये जो सी वोटर का सर्वे बता रहा है, एनडीए की नैया जो है, बीजेपी का तो वोट शेयर इंटैक्ट है, ये शिंदे गुट, ये अजीत गुट यही डुबा रहा है सर? उद्धव गुट के नेता यहाँ पर किस बात के लिए हर्ष यहाँ पर जता रहे पता नहीं। उनके नेता ही उनके पास बचे नहीं। रहा मुंबई का सवाल, मुंबई के जितने पार्षद थे, आधे से ज्यादा पार्षद एकनाथ शिंदे जी के साथ चले गए। रोज 2-2, 3-3, 4-4 पार्षद जा रहे हैं। बचे 6-7 एमएलए, उसमें से भी कुछ एमएलए शिंदे जी के पास जा रहे हैं। इसके लिए अब उद्धव जी महाराष्ट्र के राजनीति में बिल्कुल एक छोटा सा नैनो रूप जिसे बोलते हैं, वैसी उनकी स्थिति हो चुकी है। ये 2 आंकड़ा भी इनका पार नहीं होगा कोई भी चुनाव में। लोकसभा की तो बात बहुत दूर है, ये विधानसभा में भी 8, 9, 7 इसी प्रकार के इनके आंकड़े रहेंगे। इनका राजनीतिक कद पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। अब रहा सवाल, रोमाना जी एक मिनट, जी बात कर ले, फिर आप जवाब दे दीजिए। नहीं, एक ही बात बार बार कहना चाहूंगा। आप भी वरिष्ठ है और साथ में 2 अन्य वरिष्ठ पत्रकार साथी है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह पे कांग्रेस की सरकार आ रही थी। ऐसे कई लोग के ओपिनियन पोल थे। क्या आया ओपिनियन पोल का नतीजा? वहां पे इस प्रकार के आंकड़े आए कि वो चौंकाने वाले थे। इसलिए लोगों के मन में, जहन में, दिल में, दिमाग में केवल और केवल मोदी जी है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। और वो बिल्कुल उसका आधार स्पष्ट है। आधार विकास की राजनीति, आधार सबको साथ में लेके चलने का प्रयास। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाइए, सब 2 लंबी चौड़ी सड़कें बनी है। पहले हम लंदन में जाते थे, वहां का एयरपोर्ट देख करके लगता था कि वाह कितना प्यारा एयरपोर्ट है। आज हमारे एयरपोर्ट के सामने विश्व के सारे एयरपोर्ट बिल्कुल फीके हैं। हमारे वंदे भारत के सामने विश्व की कोई भी ट्रेन देखो और हमारी वंदे भारत देखो, बहुत सुंदर है। और इस प्रकार का ये जो प्रोग्रेस है, ये सब दूर हो रहा है। ठीक है सर, ये आंखों से फिर भी तो एनडीए हार रही है। मैं जवाब देती हूं सर, मैं जवाब आंखों से छुप नहीं सकता। सुंदर एयरपोर्ट और वंदे भारत के बावजूद महाराष्ट्र में एनडीए हार रही है, एक सच है।
रोमाना जी, रोमाना जी, हम बाकी पार्टियों की तरह एक सेकंड मुझे लगता है जरा सा 30 सेकंड आनंद दुबे जी को दे देते हैं। आनंद दुबे जी, यहाँ पर बड़ा जबरदस्त वैसे पलटवार किया राम कदम जी ने। वो उन्होंने कहा कि साहब पार्षदों, विधायकों, सांसदों के मामले में देख लीजिए ना, इस वक्त जो उद्धव गुट है वो कहां खड़ा हुआ है और शिंदे गुट कहां खड़ा हुआ है, तो ऐसे में फिर जमीनी ताकत बची कहां है? हम बाकी पार्टियों की तरह आपके सर्वे पर सवाल नहीं उठाएंगे। ठीक है। हमें पता है कि बड़ी मेहनत से आप लोग सर्वे करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। राम कदम भाई साहब ने बहुत सही बात कही कि नेता हमें छोड़कर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन जनता छोड़कर नहीं जा रही है। अरे नेताओं का क्या है, ईडी और सीबीआई उनके मित्र हैं और अपने मित्रों के पास वो जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास है वो सच्चे हैं। तो जो सच्चे भक्त होते हैं, जो देश प्रेमी राष्ट्र भक्त होते हैं ना, वो देश और राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं। जिस दिन चुनाव आएगा राम भाई, आपको ये आंकड़े में बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। ये जो 400 पार 300 पार कहते हैं ना, 150 पार के लिए तरस जाएंगे। 150 पार चिंतित हो जाइए। बड़े दिलचस्प मोड़ पर इस वक्त यहाँ पर चर्चा पहुंचती हुई नजर आ रही है। जनता किसके साथ, नेता किसके साथ, इस तरीके के तमाम जो वार पलटवार वाले अंदाज में नेताओं के बयान है वो आप सुन रहे हैं। तो 24 का जनादेश क्या हो सकता है? 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज पर यह सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। आज इसका पार्ट 2 देख रहे हैं आप। कल 110 सीटों का 5 राज्यों का हिसाब किताब आपके सामने हम रख चुके हैं। आज 5 और राज्य हैं जिसमें बात पंजाब की हो गई है, आंकड़ा आप देख चुके हैं। महाराष्ट्र की कर रहे हैं, आंकड़ा सामने आ गया है। और महाराष्ट्र में तस्वीर ये उभर रही है कि 2019 के मुकाबले महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ेगा और कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिल सकता है इस बार के लोकसभा चुनाव में। जहां हमने चर्चा को छोड़ा था, राम कदम जी आपको आना होगा, क्योंकि यहां बड़े दिलचस्प अंदाज में आनंद दुबे जी की तरफ से कहा गया कि नेता भले ही दलों को तोड़कर बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए, लेकिन वो दुहाई दे रहे हैं कि जनता तो उन्हीं के साथ है और 24 में फैसला जनता को सुनाना है। सर, जनादेश उनके नेता को 99% लोग छोड़ के चले जाने के बाद भी घर से बाहर निकलने के लिए समय नहीं। 24 घंटे घर पे बैठे रहने वाला मुख्यमंत्री पूरे देश ने अब तक नहीं देखा होगा, जो महाराष्ट्र को 2.5 साल देखना पड़ा। अभी भी ना कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, ना नेताओं को मिलते हैं, ना किसी को मिलते हैं। अभी ये कौन से भ्रम में है कि नेता छोड़ के गए, जनता हमारे साथ है। क्या जनता तुम्हारे साथ है? ठीक है। यानी इतने सपने दिन के उजाले में अगर कोई देख सकता है तो ये उद्धव उठ के नेता ही देख सकते हैं। पहली बात। संजय निरुपम, दूसरी बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ने के लिए बचा कौन है? उद्धव ठाकरे लड़ेंगे हमारे सामने। कौन लड़ेगा? कौन बताइए आप। सर जवाब लेते हैं ना, संजय निरुपम जी बताएंगे कौन लड़ेगा सामने। संजय निरुपम जी, पवार जी के साथ भी कोई बचा नहीं है। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। अजीत दादा के साथ, ना एक सेकंड, शरद पवार जी के साथ भी कोई बचा नहीं है। जो बचे हैं वो भी अजीत दादा के साथ आने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के तो ये हालात है कि उनको गिराने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। उनके आपसी झगड़े उनको ले डूबेंगे। ठीक है, तो बीजेपी के सामने लड़ेगा कौन? ठीक है, आइए संजय निरुपम जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। संजय निरुपम। नहीं, ये बार बार आप जो सवाल कर रही है रमोना जी, वो एक जमीनी हकीकत के आधार पर सवाल उठा रही है। और ये बार बार जो बयान दे रहे हैं वो किसी काल्पनिक दुनिया में जीते हुए। आज सामने दिख रहा है महाराष्ट्र में कि लोग इस समय एमवीए के साथ हैं। सामने दिख रहा है आपके सर्वे में कि लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। फिर भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी के सामने है कौन? अरे लोग हैं, पार्टियां हैं, कांग्रेस है, शिवसेना है, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, अशोक चव्हाण हैं, बाला साहब थोरात हैं, राहुल गांधी हैं, खड़गे जी हैं। आखिरी बात जो समझाना चाहता हूं कि ये अपने लगातार के बयानों में इन सब में 3 राज्यों में इनको विक्ट्री मिली है ना, उसके ऊपर बहुत फुदक रहे हैं। जाने जाते हो। एक में सुनो ना, मनमुटाव आपके यहाँ भी ज्यादा है। आपके यहाँ कम है क्या मनमुटाव? साहब छोड़ो ना, कदम साहब सुनो जरा मेरी बात सुनो। आपके तमाम बयानों में एक बात बार बार दिख रही है कि आप 3 राज्यों में जीत को लेकर के बड़ा फुदक रहे हैं। याद रखिएगा 5 साल पहले इन 3 राज्यों में कांग्रेस भी जीती थी। उसके बाद क्या हुआ 2019 में, आप सबको याद रखना चाहिए। तो जो लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीतते हैं अक्सर,
उनको लोकसभा चुनाव हारना पड़ता है। 2004 का चुनाव इसका सबसे बड़ा सबूत है। 2003 में आप हर राज्य में जीते थे, जिन राज्यों में इस बार जीते हैं, और 2004 में वाजपेयी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इसलिए बहुत ज्यादा गलतफहमी में मत रहिए। आप हमारे घर में कौन किससे लड़ रहा है, बीच में 2013 और 14 वाली जो मिसाल आई ना, उसको भी देख लेते हैं। खैर मैं उस पर नहीं जा रही हूं। समीर चौगावकर जी को मैं बीच में लेकर आऊंगी। अब समीर सर, वाकई में इस बार महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल, क्योंकि समीकरण बिल्कुल बदला हुआ। निश्चित रूप से रोमाना जी, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में कहे मतलब महाराष्ट्र के पहले चुनाव है जिसमें 360 डिग्री से पूरी राजनीति घूमी हुई है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक गठबंधन में चुनाव लड़ती रही, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती रही। अब क्या हो रहा है, शिवसेना और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। अब क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी अजित पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो जनता के बीच ये कैसे वोटो कन्वर्ट करेंगे, कैसे मैसेज देंगे कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है इस बार का चुनाव बहुत ज़्यादा मतलब होगा, वोटों के लिए भी बहुत ज़्यादा भ्रमित और कन्फ्यूज करने वाला होगा। यह बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, उसी नाम पर वोट पड़ेंगे। लेकिन स्थानीय राजनीति महाराष्ट्र की जो 4 चतुष्कोणीय राजनीतिक दलों में बटी हुई है, सबके अपने अपने वोट बैंक है, उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर को ये समझा पाएगी कि आपको अजित पवार के उम्मीदवार को वोट देना है, आपको छगन भुजबड़ के आदमी को वोट देना है। मुझे लग रहा है ये वोट ट्रांसफर जो करवाना, जिनके खिलाफ जमीनी स्तर पर लगातार लड़ते रहे, ऊपर में नेताओं ने हाथ मिला लिया, जमीनी स्तर पर आप वोटर कैसे ट्रांसफर करोगे, दोनों दलों के लिए समस्या रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहेगी। और इसमें मैं एक बात भी जोड़ देता हूँ, देखिए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो जीतेगा। मैं आपको 17 सीट का उदाहरण देता हूँ। उदाहरण राजे भोसले जीते थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, चुनाव लड़े और हार गए 17 से। फिर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा। कस्बा सेठ जो पूना की सीट आती है कस्बा पेट, उसे भी नहीं भारतीय जनता पार्टी को भूलना चाहिए। 25 साल में पहली बार कस्बा पेट भारतीय जनता पार्टी सीट हार गई विधानसभा का चुनाव। तो यह कह देना कि सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मिल जाएंगे या संगठन नहीं है किसी पार्टी के पास हमें वोट मिल जाएगा, मुझे कहना लगता है ये ठीक नहीं है। वोटों का अब ये सबसे बड़ी बात होगी कि अपने कैडर को कौन कैसे समझाता है, क्योंकि जिसके साथ पार्टी जमीनी स्तर पर लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही, आज उसी भ्रष्ट व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का कैडर, संघ का स्वयंसेवक जमीनी स्तर पर वोट कैसे मांगने जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी समस्या है। और अभी से मुझे लगता है सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी। इसके अंदर अजित पवार कहां से लड़ेंगे, सीटें पे लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे कहां से लड़ेंगे। वैसे ही विकास अघाड़ी में यह भी तय नहीं है कि अंबेडकर की जो वंचित बहुजन अघाड़ी है वो इनके साथ है कि नहीं, होगी। पिछली बार उसी ने 6 सीटें हरवा दी थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी को। सारी बातें यहाँ पर बता दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी थी। तो कुल मिलाकर प्रदीप जी, फॉल्ट लाइंस यहाँ पर बहुत हैं और वो दोनों गठबंधनों में है। नहीं, देखिए रोमाना जी, 2019 से 2024 का सफर देखें तो देश में 2 राज्य महाराष्ट्र और बिहार हैं जहां राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। बिहार में कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि कोई पार्टी टूटी नहीं है, अलाइनमेंट बदला है। महाराष्ट्र में पार्टियां 2 पार्टियां टूटी हैं, उनके साथ विधायक आए हैं जो लोग तोड़ कर आए हैं और सांसद आए हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो अपने साथ वोट भी लेकर आए हैं, क्या जो उनकी पार्टी का जनाधार था उसका भी कुछ हिस्सा लेकर आए हैं, बड़ा हिस्सा लेकर आए हैं, या कुछ नहीं लेकर आए हैं। अभी ग्राम प्रधान के चुनाव हुए थे, उसमें एक इंडिकेशन जो है जनता की ओर से वो उसमें दिखाई दिया कि महायुति बहुत आगे थी। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग होता है, स्थानीय चुनाव जो है वो अलग होते हैं। तो अब ये साबित होना है कि ये जो 2 पार्टियां तोड़कर आए हैं, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, ये अपनी मूल पार्टी का कितना वोट लेकर आए हैं, ये इनको साबित करना है। उसी से तय होगा कि किस कॉम्बिनेशन की या किस गठबंधन की ताकत क्या होगी लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल दिबांग जी, मतलब कुल मिलाकर 2024 महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव, यहां कांग्रेस और बीजेपी इनकी ताकत तय इस बात से होगी कि साहब अजित पवार और एकनाथ शिंदे इनमें कितना दम। बिल्कुल, और देखिए अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो 4 राज्य हैं, यानी पश्चिम बंगाल, आप चले जाइए बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये राज्य हैं जहां सीटों का आंकड़ा जो है वो पिछली बार से बदलेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ राजनीति बदली है। हमने देखा कर्नाटक में बदलाव हुआ है लेकिन उतना नहीं। आप ये देखिए आप देखिए कि महाराष्ट्र में अगर आप देखें जो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, सीटों की बात करें तो 20 सीटों का नुकसान बीजेपी गठबंधन को यहाँ दिखाई दे रहा है। बिहार में भी राजनीति बदली है, उसका आंकड़ा थोड़ी देर में आने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अभी ये जो है ये तो एक ओपिनियन पोल है, इशारा भर कर रहा है।
असली लड़ाई अब शुरू होगी, यानी सीटों के बंटवारे की, कौन किसको कितनी सीटें देगा, कितनी भी सीटों में भी कौन कौन सी सीटें देगा। और ये पहली बार बैठेंगे बहुत सारे लोग, उसमें शरद पवार राहुल गांधी की पिछले दिनों बातचीत भी हुई, वो लाना चाहते हैं प्रकाश अंबेडकर को, क्या वो आएंगे नहीं, तो असली लड़ाइयाँ अब शुरू होंगी। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सीटें ठीक से बांटी जाएं, और अगर ये सीटें ठीक से बचती हैं तो ये जो संजय निरुपम बार बार कह रहे हैं कि हमारा आंकड़ा और बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से उस ओर भी जा सकता है ये चुनाव। ये 4 राज्य देखने वाले होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और इन 4 राज्यों से अगली सरकार का भी फैसला होगा 2024 में। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में वो एक कहते हैं ना, एक आम डायलेक्ट में कि साहब ये घोर मठा वाली जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति के अंदर समीर साहब, यहाँ पर क्या इस भ्रम वाली स्थिति में, कंफ्यूजन दूर करने वाली स्थिति में नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा जिसकी जबरदस्त, जिसको लेकर लोकप्रियता लोगों में, वो यहाँ पर एडवांटेज बीजेपी और एडवांटेज एनडीए आपको लगता है कि साबित हो सकता है, और वो यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है? निश्चित रूप से में कोई दो राय नहीं, प्रधानमंत्री मोदी देश का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, और महाराष्ट्र के अंदर तो प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ही लोकप्रियता, मतलब किसी और राज्य में थोड़ी कम होगी, लेकिन महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब यह तय करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ कितनी रैलियां करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करती है, अपने वोटर्स को कैसे बाहर निकालती है। मुझे लग रहा है अब ये पूरा समीकरण तय होगा, और इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्सपर्ट है, संगठन को एक्टिव करने में बहुत एक्सपर्ट है, संघ के जो कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर पर काम करने के लिए बहुत है, सोशल मीडिया उनका बहुत स्ट्रांग है, और प्रधानमंत्री मोदी या फिर अमित शाह का जो संगठन है वो जमीनी स्तर पर काम करेगा। देवेंद्र फडणवीस जैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो रहा है 5 साल, आज वो उप मुख्यमंत्री है, उनकी लोकप्रियता काम में आएगी। और महाराष्ट्र के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस और शिवसेना मिलकर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते, जैसे विदर्भ है, विदर्भ के अंदर बीजेपी का बहुत स्ट्रांग वोट बैंक है, 10 सीट वहां से आती है। आप कोंकण देख सकते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। मुझे लग रहा है अब असली लड़ाई होने वाली होगी कि अगर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और अगर शरद पवार जमीनी स्तर पर यह सेंटीमेंट डिलीवर कर पाए कि उनके साथ धोखा हुआ है और उनके साथ गद्दारी की है, और अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये बात जमीनी स्तर पर अपने कैडर में अगर पहुंचा पाए प्रॉपर रूप से, तो मुझे लग रहा है थोड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इतनी लोकप्रियता है, और प्रधानमंत्री मोदी की जब गारंटी की बात आएगी तो मुझे लगता है निश्चित रूप से अभी जो आंकड़ा दिखा रहा है, इससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी। ठीक है सर, आपने वो जो सिंपैथी वाली बात की, प्रदीप जी को लेकर आएंगे। सर प्रदीप जी, ये सिंपैथी वाला मामला जो ना, वो अभी मुझे ध्यान आ रहा है मध्य प्रदेश में भी बहुत जोर शोर से उठ रहा था, और कहा जा रहा था कि साहब कमलनाथ जिस तरीके से उनको सत्ता से बेदखल किया, वो सिंपैथी फैक्टर कमलनाथ के साथ जाएगा, लेकिन वहां तो वो जीरो हो गया। जिस तरीके से वहां मोदी के मन में एमपी के मन में मोदी वाली बात चली, तो कुल मिलाकर मोदी ही एक डिसाइडिंग फैक्टर महाराष्ट्र में भी आपको लगता है उभरेंगे? नहीं, देखिए, पूरे देश में मोदी का फैक्टर तो पूरे देश में होगा। सवाल एक ही होगा लोकसभा चुनाव का कि मोदी को फिर लाना है तीसरी बार या मोदी को हटाना है। तो जो भी अलाइनमेंट हो पार्टियों का, उसमें जो मतदाता है उसके सामने एक ही प्रश्न होगा कि मोदी को फिर से लाना है या नहीं लाना है। तो जो मोदी को लाना चाहते हैं, वो अलाइनमेंट कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों के साथ जाएंगे। जो हटाना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों के साथ जाएंगे, या जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है उसके साथ जाएंगे। कुल मिलाकर मामला जो है वो इस पूरे चुनाव का केंद्रीय मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और महाराष्ट्र में भी जो है मुझे नहीं लगता कि स्थिति इससे भिन्न होगी। तो फिर तो जी, आप जो बात कह रहे हैं दिबांग, फिर तो वो वोटों वाला कॉम्बिनेशन, वो दलों में तोड़फोड़ करने वाली बात, वो विधायकों के खरीद फरोख्त करने वाली बात, वो सब कुछ नल एंड वॉइड जीरो हो जाएगी एक तरीके से। हम अगर इस तरह से देखे जाए तो वो हो जाएगा। अगर आप लोकप्रियता का आंकड़ा देखें तो मोदी जी का अगर लोकप्रियता का आंकड़ा 77% है तो वो बहुत है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इससे सारी कहानी ही खत्म हो गई। हमने देखा है पिछले प्रधानमंत्रियों के जो आंकड़े हैं वो भी मजबूत रहे। वाजपेयी जी का जो दूसरा टर्म था उस समय अगर आप देखें तो उनकी लोकप्रियता बहुत थी। आंकड़ों की बात हो रही है, और चूंकि आंकड़े ही आज हम दिखा रहे हैं, तो देखिए कि मैं जिन 4 राज्यों की बात कर रहा था, यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, 158 सीटें हैं यहाँ पर। और पिछली बार बीजेपी गठबंधन को 125 सीटें यहाँ पर मिली, 83 सीटें केवल बीजेपी को मिली। अगर जिस तरह से महाराष्ट्र में सीटें कम हुई हैं, बाकी राज्यों में भी होती हैं, तो ये बहुत रोचक चुनाव होने वाला है। मुझे लगता है कि ये आंकड़ा बदल सकता है बहुत रोचक तरीके से, और इसलिए
एबीपी न्यूज़ के साथ जमे रहिए। ठीक है, मुझे लगता है संजय निरुपम जी को जरा आना चाहिए। संजय निरुपम जी, यहाँ जो आंकड़ा आ रहा है वो यकीनन इस वक्त आपके गठबंधन को एज दिखाता हुआ नजर आ रहा है, फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल में इसी तरीके के आंकड़े हमने दिखाए थे, छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी को एज था, सर मध्य प्रदेश में भी आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी को एज था, लेकिन जब नतीजा आया तो ये कहा गया कि साहब कांग्रेस उसने शायद हारने की कला सीख ली है। तो ये क्यों ना माना जाए सर कि यहां भी महाराष्ट्र के अंदर अभी का आंकड़ा आज की तारीख में आपको फेवर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और वो मोदी मैजिक अपना असर दिखाएगा तो फिर उसके सामने कैसे टिक पाएंगे? देखिए, जो बार बार मोदी जी की लोकप्रियता या मोदी जी का चेहरा, मोदी जी की गारंटी की बात कही जाती है ना, उसके खिलाफ महाराष्ट्र में जो एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है वो हावी पड़ेगा। उसका एक बहुत बड़ा सबूत बताता हूं मैं, ये मेरी सुनी सुनाई बात है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। महाराष्ट्र भाजपा ने संभवतः केंद्र को यह संदेशा दिया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराइए। मैंने सुना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी राज्य सरकार के खिलाफ इतनी भारी है कि वह मोदी की लोकप्रियता पर या मोदी के चेहरे पर भारी पड़ सकता है, इसलिए वह लोकसभा विधानसभा अलग अलग चाह रहे हैं। और इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि भले अलग अलग करा लें, ठीक है। अंततः महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के जरिए जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ा और राजनीति को प्रदूषित किया है, उसके खिलाफ वोट देंगे और वो नतीजे के तौर पर दिखेगा। रामकदम जी, जवाब 30 सेकंड में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में आ सकता है। ठीक है, रामकदम जी जवाब 30 सेकंड। महाराष्ट्र में कांग्रेस पूरी तरह से बिखरा हुआ दल है। उद्धव पूरी तरह से उनका गुट हारी हुई मानसिकता में है और जमीनी काम भारतीय जनता पार्टी से के कार्यकर्ता चुनाव समीप आने के बाद नहीं, लगातार निरंतर परिश्रम करते रहते हैं। ठीक है। और हमें केवल क्या करना है कि मोदी जी की जो योजनाएं हैं और महाराष्ट्र सरकार की जो योजना है जो आम आदमी को लाभ पहुंचाती है और लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है, जो हम निरंतर काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो काम किया है उसके आधार पर कहूंगा कि महाराष्ट्र में विगत चुनाव से अधिक सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये पहला ओपिनियन पोल 2024 लोकसभा चुनाव का और महाराष्ट्र को लेकर महाराष्ट्र के नेताओं के अपने अपने दावे आपने सुने।